70 और 80 के दशक में ऐसे कम ही फिल्मकार हुए जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों को सराहा तो जरूर, लेकिन साथ ही साथ उनके टक्कर की फिल्में बनाने की भी ठानी और अंजाम तक पहुंचाया। फिरोज खान एक ऐसे ही फिल्मकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों की कल्पना बड़े कैनवस पर की और उस पर जमकर पैसे और पसीने बहाए। साल 1980 में एक कुर्बानी उनकी एक ऐसी ही फिल्म थी। एफके फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व संपादन किया था फिरोज खान ने। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी के शुक्ला ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 37 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 4 जुलाई 1980 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी, कादर खान, टुनटुन, जगदीप, दिनेश हिंगू, बॉब क्रिस्टो, विजू खोटे, मैकमोहन, नरेंद्र नाथ आदि। फिल्म कुर्बानी की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे इंदिवर और फारूक कैसर ने तथा धुन तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी और बिद्दू अपैया ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, क्या देखते हो, लैला ओ लैला और कुर्बानी कुर्बानी। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मनहर उदास, अमित कुमार, नाजिया हसन, कंचन, आनंद कुमार, अनवर और अजीज नाजा ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 30 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कुर्बानी साल 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राम बलराम, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, अमजद खान जो अपने खलनायकी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने न केवल सकारात्मक किरदार निभाया बल्कि दमदार कॉमेडी भी की। इस किरदार को निभाने के बाद उनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई थी और इसकी पुष्टि करते हुए उनकी पत्नी ने किस्सा सुनाया था कि एक बार वो लंदन एयरपोर्ट में अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी लड़कियों का एक ग्रुप उनके पास दौड़कर आया और उन्होंने अमजद खान से कहा कि हम आपको पहचान गए, आपने सेक्रीफाइस फिल्म में काम किया है। दरअसल कुर्बानी को अंग्रेजी में सेक्रीफाइस के नाम से ही रिलीज किया गया था। खैर, इस बात से यह तो साफ हो जाता है कि यह फिल्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी लोकप्रिय रही थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जिसमें अमजद खान बॉब क्रिस्टो के गैरेज में घुसकर उनकी जमकर धुनाई करते हैं और हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं। इसके शूटिंग के दिन एक बड़ा ही हास्यास्पद घटना तब हुई जब इस दृश्य के अंत में अमजद खान बॉब क्रिस्टो के हाथ में हथकड़ी पहनाकर उन्हें गैरेज के एक मशीन से लॉक कर देते हैं। उस दिन जब कैमरा ऑफ हुआ और बॉब ने अपने हाथ खोलने के लिए चाबी मांगी तो वो नहीं मिला। अमजद खान समेत पूरी शूटिंग यूनिट अगले 1 घंटे तक चाबी को ढूंढती रही और बेचारे बॉब क्रिस्टो मशीन से बंधे रहे। खैर, अंत में जब चाबी नहीं मिल पाई तो एक लुहार को बुलाकर हथकड़ी को कटवाई गई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के रिलीज से कुछ महीने पहले फिरोज खान ने अंतिम बार इस फिल्म को देखने का फैसला किया ताकि अगर कोई खामी रह गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। इसके लिए उन्होंने जुहू स्थित एक थिएटर को चुना जहां अक्सर फिल्म मेकर अपनी फिल्मों के ट्रायल रखा करते थे। उस रात 3 घंटे फिल्म देखने के बाद भी फिरोज खान ने थिएटर के ऑपरेटर को फिर से फिल्म लगाने के लिए कहा। तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी और थिएटर बंद करके सारे स्टाफ सोने जाने वाले थे। फिरोज खान फिल्म के दौरान शराब भी पीते जा रहे थे और उन पर नशा इतना अधिक हावी हो गया था कि उनसे जब एक स्टाफ ने थिएटर बंद करने की बात कही तो गुस्से की अधिकता के कारण उन्होंने बोतल फेंककर प्रोजेक्टर रूम के पास लगे शीशे पर दे मारा। इससे थिएटर का कोई स्टाफ तो घायल नहीं हुआ, अपितु फिरोज खान खुद जख्मी हो गए। उनका हाथ बुरी तरह से कट गया था जिस कारण उन्हें कई टांके भी लगे थे। फैक्ट नंबर 5, फिरोज खान के गुस्से से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा फिल्म कुर्बानी के लॉन्च पार्टी के दिन घटित हुआ था। यह पार्टी उन्होंने बॉम्बे स्थित उन दिनों के सबसे प्रतिष्ठित होटल द ओबेरॉय में दी थी, जो कि आजकल ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। फिरोज खान ने होटल मैनेजमेंट से कह रखा था कि सभी मेहमानों को
उम्दा किस्म की शैंपेन ही पेश की जाए। शुरू के 1-2 राउंड तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में किसी मेहमान ने फिरोज खान को बताया कि अब शैंपेन की जगह पर साधारण किस्म की भारतीय विस्की परोसी जा रही है। यह सुनकर फिरोज खान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने आओ देखा ना ताओ बस बार काउंटर पर टूट पड़े और वहाँ रखी शराब की बोतलें समेत कांच की हर कीमती चीज तोड़ डाली। सब हतप्रभ हो गए, लेकिन उन्हें तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कुछ ही देर बाद फिरोज खान ने मैनेजर से कहा कि इस पूरे नुकसान को मेरे बिल में जोड़ दो। फैक्ट नंबर 6, फिरोज खान का गुस्सा न केवल भारत में प्रसिद्ध था, बल्कि इसका एक नमूना लंदन में शूटिंग के दौरान वहाँ के स्थानीय स्टंटमैन और टेक्नीशियंस ने भी देखा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिरोज खान ने इन लोगों को डेली बेसिस पर मुंहमांगी वेतन के बदले हायर किया था। ऐसे में इन सभी ने शुरू के 2-4 दिन तो ठीक से काम किया, लेकिन बाद में ज्यादा पैसे कमाने की गरज से काम में ढील बरतनी शुरू कर दी। फिरोज खान जो कि घाट घाट का पानी पी चुके थे, उन्हें सारा माजरा समझते देर न लगी। बस क्या था, उन्होंने इनके साथ गाली गलौज कर दी, और ये भी कहाँ एक विदेशी, वो भी भारतीय फिल्मकार से दबने वाले थे। ये उस दिन काम बीच में ही छोड़कर शूटिंग लोकेशन से चले गए। अगले दिन जब सभी काम पर नहीं आए तो फिरोज खान ने अपने गुस्से पर काबू किया और उनके मैनेजर से माफी मांगी। तब कहीं जाकर सारे स्टंटमैन और टेक्नीशियंस काम पर लौटे थे। फैक्ट नंबर 7, साल 1975 में अपने संघर्ष के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती ने कुर्बानी नाम की एक फिल्म साइन की थी। उस वक्त मिथुन ने फिल्म के लिए अपना नाम मिथुन की जगह पर राणा राज रखा था, जो कि आज सुनने में बेहद अजीब लगता है। कुर्बानी नामक इस फिल्म के मुहूर्त में तब के सुपरस्टार्स में शामिल शशि कपूर ने भी शिरकत की थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश यह फिल्म बंद हो गई और कुछ समय के लिए मिथुन का फिल्म स्टार बनने का सपना टूट गया। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि इन दिनों मिथुन की दोस्ती फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान से थी और उन्होंने अकबर से आग्रह किया था कि उन्हें अपने भाई की फिल्म कुर्बानी में कोई रोल दिलवाए, लेकिन अब भी बात नहीं बन पाई। इस तरह से मिथुन ने कुर्बानी शीर्षक की 2 फिल्मों में काम करने का प्रयास तो अवश्य किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। फैक्ट नंबर 8, फिल्म का लोकप्रिय गीत हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे को गीतकार इंदिवर ने साल 1977 में आई फिल्म आनंद आश्रम के लिए लिखा था, लेकिन यह फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में यह गीत उन्होंने फिरोज खान को सुनाया और उन्हें यह इतनी पसंद आई कि वो इसे तत्काल ही रखने को तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 9, फिल्म का एक अन्य लोकप्रिय गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए भी शुरू में किसी अन्य फिल्म के लिए लिखी गई थी और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि साल 1975 में आई फिरोज खान की धर्मात्मा थी, जिसमें इसे हेलेन पर फिल्माया जाना था, लेकिन फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को इस गाने में सेक्स अपील महसूस नहीं हुई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। खैर आगे चलकर जब संगीतकार बिद्दू अपैया फिल्म कुर्बानी से जुड़े तो इंदिवर साहब ने इसे गीत में कुछ बदलाव करके उन्हें पुनः सुनाया और उन्होंने इसे कुछ ऐसे डिस्को बीट्स में संजोया कि आज भी लोग इस गाने के दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के रिलीज के बाद एक शाम बेंगलोर में फिरोज खान की मुलाकात मशहूर टैरो कार्ड रीडर डोलोरेस परेरा से हुई। फिरोज खान ने उन्हें बताया कि उनकी फिल्म के लिए उन्होंने अभी अभी एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज कार तोड़ी है, क्या उन्हें इस फिल्म से मुनाफा होगा। इस पर डोलोरेस परेरा ने उनसे कहा कि आप धैर्य रखें, आपकी यह फिल्म अगले 3-4 महीने में करोड़ों रुपये कमाने वाली है और आप इतना पैसा कमा लेंगे कि फिल्म निर्माण के इस व्यवसाय से सदा के लिए संन्यास भी ले सकते हैं। डोलोरेस की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई और अगले कुछ ही महीनों में फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया गया। फैक्ट नंबर 11, अमरीश पुरी को यह फिल्म उनके संघर्ष के दिनों में मिली थी, वो भी अपने एक पुराने सहकर्मी के वजह से। इस सहकर्मी का नाम था वसी खान, जो कि फिरोज खान के एसोसिएट डायरेक्टर थे। अमरीश पुरी और वसी खान के बीच थिएटर के दिनों से दोस्ती थी और वसी अमरीश जी के प्रतिभा से बिल्कुल ही अवगत थे। इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार अमरीश पुरी ने बताया था कि मुझे खुद के डेथ सीन को परफॉर्म करने में काफी परेशानी हुई थी। दरअसल इसमें मुझे फिश टैंक के अंदर चेहरा डालकर रखना था, ऊपर से आंखें भी खुली छोड़नी थी। खैर जब शॉट ओके हुआ तो फिरोज खान समेत सेट पर मौजूद सभी लोगों ने मेरी खूब तारीफ की थी। फैक्ट नंबर 12, साल 1972 में बॉम्बे के एक धनी व्यवसायी ने वहाँ के नरीमन पॉइंट इलाके में सबसे पहला डांस बार खोला, जिसका नाम था सोनिया महल। इस बार का मुख्य आकर्षण था औरतें, शराब और संगीत, जो कि उस समय के धनी व्यापारियों और अपराधियों के लिए सबसे पसंद
पसंदीदा जगह बन गया। वास्तव में फिरोज खान ने इसी डांस बार से प्रेरणा लेकर फिल्म में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और लैला ओ लैला गीत का फिल्मांकन डांस बार सरीखा सेट लगाकर ही किया था। यह जानना भी बेहद रोचक हो सकता है कि फिल्म कुर्बानी में जीनत अमान के किरदार का नाम शीला भी इसी डांस बार के सबसे आकर्षक बार गर्ल के नाम पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 13, फिरोज खान ने इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा साल 1972 में आई कर्क डगलस की फिल्म द मास्टर टच से ली थी, जो कि एक शातिर सेफ क्रैकर की कहानी कहती है। यह सजा याफ्ता चोर अपने जीवन के अंतिम चोरी करने के फिराक में था और इसकी मदद एक सर्कस का जिम्नास्ट करने वाला था। फिल्म कुर्बानी की बेसिक स्टोरी लाइन भी कमोबेश ऐसी ही थी। खैर, यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि पोस्टर्स में जो फिल्म का नाम लिखने का स्टाइल है, दरअसल वो भी साल 1974 में आई फ्राइट मेयर नामक एक हॉरर फिल्म से प्रेरित थी। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में विनोद खन्ना के द्वारा निभाई गई अमर की भूमिका पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी, लेकिन उन दिनों अमिताभ एक साथ राम बलराम और शान जैसे कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, अतः डेट्स की कमी के चलते उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म में अमर वाली भूमिका के लिए रणधीर कपूर ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी और उन्होंने इसे पाने के लिए फिरोज खान से काफी जिद भी की थी। खैर, जिस समय फिल्म के लिए विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था, उस समय तक इनकी भी स्टार वैल्यू अमिताभ बच्चन से कम न थी। फैक्ट नंबर 15, फिरोज खान फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम बजट की भी आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने विनोद खन्ना से कहा कि फीस के तौर पर आप फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? अगर ऐसा होता है तो आपको दिए जाने वाली फीस को भी हम फिल्म में लगा देंगे ताकि यह और भी भव्य बने। यह बात विनोद खन्ना को भी पसंद आई और दोनों के बीच यह तय हुआ कि बॉम्बे टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर विनोद खन्ना को जाएगा। आगे चलकर जब फिल्म ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया तो विनोद खन्ना माला माल हो गए, लेकिन ये वो समय था जब अपने फिल्मी कैरियर को छोड़कर वो ओशो रजनीश के शरण में जाने की घोषणा कर चुके थे। साथ ही यह खबर भी उड़ी थी कि विनोद खन्ना अपनी सारी कमाई ओशो को दान कर रहे हैं। यह बात जब फिरोज खान को पता चली तो वो बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि कितनी मेहनत से मैंने यह फिल्म बनाई और इसे ब्लॉकबस्टर कराया, लेकिन अब उनकी मेहनत का सारा पैसा विनोद यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। उन दिनों इस बाबत फिरोज खान ने विनोद खन्ना को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की एक भी नहीं सुनी थी। फैक्ट नंबर 16, फिल्म की लीड एक्ट्रेस जीनत अमान के चयन का मामला भी बेहद पेचीदा रहा था, जिसके तार साल 1975 में आई फिरोज खान की ही एक अन्य फिल्म धर्मात्मा से जुड़े हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म धर्मात्मा में रेखा के द्वारा निभाई गई साइड एक्ट्रेस की भूमिका शुरू में फिरोज खान ने जीनत अमान को ऑफर की थी, लेकिन जीनत साइड रोल करने के पक्ष में नहीं थी। वो तो हेमा मालिनी के द्वारा निभाई गई लीड एक्ट्रेस की भूमिका चाहती थी। इस बाबत जब जीनत ने फिरोज खान को बताया तो उन्होंने हेमा को पहले ही साइन कर लेने की बात कही। ऐसे में जीनत अमान ने फिल्म को मना कर दिया, जो कि फिरोज खान को बेहद ही नागवार गुजरा। कहा जाता है कि एक रात नशे की हालत में उन्होंने जीनत को फोन किया और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें धमकाया। इस घटना के कुछ सालों बाद जाकर जब फिरोज खान ने एक बार फिर फिल्म कुर्बानी के लिए जीनत अमान से संपर्क किया तो उस फोन वाली बात को याद करके जीनत ने फिल्म करने से मना कर दिया। अंत में कॉमन फ्रेंड के जरिए फिरोज खान ने इस मामले को सुलझाया और कुर्बानी के लिए जीनत को साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 17, फिल्म में शक्ति कपूर के चयन की कहानी भी किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन शक्ति कपूर अपनी सेकेंड हैंड फिएट कार से बांद्रा स्थित लिंकिंग रोड पर जा रहे थे, तभी किसी ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से शक्ति कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि उन दिनों उन्होंने मॉडलिंग से कमाए गए पैसों को बड़ी मुश्किल से जोड़कर यह सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। खैर, गुस्से में बड़बड़ाते हुए जब शक्ति कपूर कार से बाहर निकले तो उन्हें अपने पीछे एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार दिखाई दी, जिसने उनकी कार को टक्कर मारी थी। अभी वो कार तक पहुंचते कि मर्सिडीज का द्वार खुला और उससे जो शख्स बाहर आया उसे देखकर शक्ति कपूर का मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान साहब थे। उधर फिरोज खान भी गुस्से में लाल शक्ति कपूर को देखकर एक बारगी तो सहम गए, लेकिन जल्दी उनका डर तब काफूर हो गया जब शक्ति ने अपने तेवर बदल लिए और उनसे कहा कि सर, मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैंने FTII पुणे से अभिनय सीखी है। क्या आप मुझे अपनी किसी फिल्म में काम दे सकते हैं? इससे पहले कि फिरोज खान कुछ कहते, वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसे देखकर वो वहाँ से निकल गए और जैसे अपने ऑफिस पहुँचे उन्होंने फिल्म के सहलेखक के शुक्ला साहब को फोन किया और कुछ ही देर पहले हुई पूरी घटना का जिक्र करते हुए उनसे कहा कि मुझे किसी हाल में वो लड़का चाहिए। उसके तेवर ने मुझ जैसे शेर दिल को भी एक बार हिला दिया था। अगर यह लड़का हमारी फिल्म में विलेन बनकर आएगा तो सोचो दर्शकों का क्या हाल होगा। के शुक्ला ने जब फिरोज खान से उस लड़के का नाम पता जानना चाहा तो फिरोज खान ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। खैर, उसी
उसी शाम को शक्ति कपूर के शुक्ला के घर जा पहुँचे। दरअसल शुक्ला साहब की पत्नी डेजी ईरानी ने एक पार्टी में शक्ति कपूर की मासूमियत से प्रभावित होकर उन्हें अपना भाई बना लिया था और कहा था कि बॉम्बे में जब भी तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मेरे घर बेहिचक आ जाना। इसी कारण शक्ति कपूर अक्सर उनके घर खाना खाने के लिए आते थे। खैर जैसे ही शक्ति अंदर पहुँचे तो के शुक्ला ने उनसे कहा कि शक्ति तुम्हारे लिए एक बेहद बुरी खबर है। दरअसल जिस रोल के लिए मैंने तुम्हारे नाम का सिफारिश फिरोज खान साहब से करने वाला था उसके लिए उन्होंने किसी और को लेने का मन बनाया है, जिससे आज सुबह उनकी कार लिंकिंग रोड पर टकराई है। यह सुनकर शक्ति कपूर उछल पड़े और के शुक्ला से कहा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इस तरह से अगले दिन के शुक्ला ने उनकी मुलाकात फिरोज खान से करवाई और उन्हें फिल्म में विक्रम सिंह वाली खलनायक की भूमिका सौंप दी गई। फैक्ट नंबर 18, फिरोज खान ने फिल्म की भव्यता को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके शुरू में आने वाला वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहाँ पार्किंग में फिरोज खान अमरीश पुरी की कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। दरअसल इस सीन की वास्तविकता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज कार का इस्तेमाल किया था। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त इस कार की कीमत क्या रही होगी जब बॉम्बे के सड़कों पर बामुश्किल इक्की दुक्की ऐसी कारें दिखती थी। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग में भी फिरोज खान को भारी चपत लगी थी। दरअसल क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान बुलडोजर ऑपरेटर की गलती से एक ब्रांड न्यू कैमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी कीमत उस वक्त लगभग 23 लाख रुपए थी। फैक्ट नंबर 19, इस फिल्म के गानों की शूटिंग भी अन्य दृश्यों के मुकाबले काफी खर्चीले रहे। कहा जाता है कि फिल्म के शीर्षक गीत कुर्बानी कुर्बानी की शूटिंग के लिए 5,30,000 रुपए का खर्च आया था, जो कि उस वक्त किसी भी गाने की शूटिंग के लिए हुआ सर्वाधिक खर्च था। यहाँ यह विश्वास कर पाना भी बेहद मुश्किल हो सकता है कि इस गाने के लिए फिरोज खान ने 16,590 तलवारें बनवाई थी, जो संभवतः आज भी एक रिकॉर्ड हो। फैक्ट नंबर 20, इस फिल्म को शुरू में 27 जून 1980 के दिन फिल्म कर्ज के साथ ही रिलीज किया जाना तय हुआ था, लेकिन इसी दौरान 23 जून को संजय गांधी की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद रिलीज को अगले हफ्ते तक टाल दिया गया। इस दौरान फिल्म के शुरू में संजय गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी जोड़ा गया, जिसमें खुद फिरोज खान ने अपनी आवाज दी थी। बहरहाल 4 जुलाई 1980 को बॉम्बे टेरिटरी में फिल्म रिलीज कर दी गई और इसे न केवल जबरदस्त ओपनिंग मिली बल्कि अन्य टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी जल्दी से जल्दी इसके प्रिंट्स मांगने शुरू कर दिए और इसके लिए भारी कीमत भी एडवांस में देने के लिए तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 21, फिल्म कुर्बानी का गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके लिए जीनत अमान को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। रचेल डायर के अनुसार जीनत अमान ने इस गीत में बेहद खराब नृत्य किया था और अपने खराब डांस को छुपाने के लिए उन्होंने अपने शरीर की खूब नुमाइश की थी। फैक्ट नंबर 22, फिल्म कुर्बानी की सफलता में इसके गीत संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। फिल्म कुर्बानी का एल्बम साल 1980 का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ और पूरे 80 के दशक में भी ये छठा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम रहा। इसके अलावा फिल्म के 5 गीतों को साल 1980 की बिना का गीतमाला में जगह मिली, जहां आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, वहीं लैला और लैला को छठा स्थान मिला। तुझ पे कुर्बान जाऊं को 25वां और क्या देखते हो गीत को 26वां स्थान मिला तथा हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे को छाया गीतों में जगह मिली। फैक्ट नंबर 23, अभिनेत्री जीनत अमान बताती हैं कि फिरोज खान वक्त के बेहद पाबंद थे और शूटिंग में देरी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते थे। एक बार जीनत शूटिंग पर 1 घंटा लेट पहुंची, तब तक फिल्म का पूरा क्रू उनका इंतजार कर रहा था। ऐसे में फिरोज खान ने जीनत अमान से कहा कि वो पूरे क्रू के 1 घंटे का खर्चा खुद उठाएंगी। पहले जीनत अमान को लगा कि फिरोज खान मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिरोज खान ने उन्हें पैसा चुकाए बिना शूटिंग शुरू नहीं की। उस दिन के बाद जीनत अमान कभी शूटिंग के लिए देर से नहीं आई। फैक्ट नंबर 24, फिल्म कुर्बानी से नाजिया हसन के अलावा गायिका कंचन का कैरियर भी संवर गया था। कंचन ज्यादातर कल्याण जी आनंद जी के लिए गाया करती थीं। उन्होंने कुर्बानी का गीत लैला ओ लैला को गाया, जिसके लिए उन्हें अपने कैरियर का इकलौता फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। हालांकि वो ये अवार्ड नाजिया हसन से ही हार गई थीं। यद्यपि इस गीत से उनका ऑर्केस्ट्रा कैरियर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय होने लगा और वो कुछ समय बाद विदेश में ही जाकर बस गयी। हालांकि ये गाना अफ्रीकन बैंड
बैंड ब्लैक ब्लड के गीत से चुराया गया था, लेकिन फिर भी ये गीत देश विदेश में बेहद लोकप्रिय रहा। फैक्ट नंबर 25, फिल्म कुर्बानी में फिरोज खान के परिवार ने कई भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की शुरुआत में संजय गांधी पर दिखाए गए डॉक्यूमेंट्री में खुद फिरोज खान ने अपनी आवाज दी थी। वहीं फिरोज खान की पत्नी सुंदरी खान को आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए गीत के दौरान बैकग्राउंड में गिटार बजाते हुए देखा जा सकता है। फिल्म में फिरोज खान की सौतेली बेटी सोनी साहनी को कंटिन्यूटी गर्ल के नाम से क्रेडिट दिया गया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की कंटिन्यूटी एरर को ठीक करने का काम किया था। फैक्ट नंबर 26, फिल्म कुर्बानी शक्ति कपूर के कैरियर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की गोल्डन जुबली पार्टी में उनका झगड़ा फिरोज खान से हो गया था। दरअसल फिल्म के इतने बड़े हिट हो जाने के बाद भी शक्ति कपूर को उनकी बकाया फीस नहीं मिली थी। शक्ति कपूर और फिरोज खान दोनों उस समय शराब पीकर बहकने के लिए बदनाम थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां शक्ति कपूर शराब पीकर अपना आपा खो बैठे और फिरोज खान पर अपनी फीस न देने का इल्जाम लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि फिरोज खान ने शक्ति कपूर की पिटाई कर दी। वो बात अलग है कि नशा उतरने के बाद दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली थी। फैक्ट नंबर 27, बिद्दू अपैया अपने संगीत से विदेशों में काफी मशहूर हो चुके थे और हिंदी फिल्म में आने को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन कुर्बानी फिल्म के लिए वो इस शर्त पर तैयार हुए कि गानों की रिकॉर्डिंग लंदन में ही की जाएगी। फिल्म की सफलता के बाद बिद्दू इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने खुद की फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया, लेकिन उनका ये फैसला उल्टा साबित हुआ और उनके द्वारा बनाई गई फिल्म स्टार बुरी तरह से पिट गई और इसके बाद बिद्दू दोबारा किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए। हालांकि प्राइवेट एल्बम्स वो बनाते रहे। फैक्ट नंबर 28, फिल्म कुर्बानी के मुख्य नायक वैसे तो फिरोज खान थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद पूरी महफिल विनोद खन्ना और अमजद खान ने लूट ली थी। अपनी समीक्षा में फिल्म फेयर पत्रिका ने लिखा कि फिरोज खान भी मनोज कुमार के लिख को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां वो अपने अभिनय की कमजोरी अपने निर्देशन से ढकने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 29, कुर्बानी फिल्म की सफलता से अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो थे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। दरअसल कल्याण जी आनंद जी को इस बात से काफी दुख हुआ कि उनके इतने लोकप्रिय और अच्छे गीतों से ज्यादा चर्चा बिद्दू अपैया के एक ही गाने की हो रही है। इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिका के अनुसार इसी से प्रेरित होकर कल्याण जी आनंद जी ने एक ऐसा गीत बनाने की कोशिश करने लगे जो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गीत की लोकप्रियता को पीछे छोड़ दे। इस कोशिश में उन्होंने कई द्विअर्थी गीत बनाने शुरू कर दिए, जैसे लावारिस फिल्म का मेरे अंगने में और विधाता फिल्म का सात सहेलियां खड़ी खड़ी। इन गीतों और फिल्मों के कारण कल्याण जी आनंद जी की साख कुछ हद तक गिरने लगी और उनकी लोकप्रियता समय के साथ कम होती चली गई। फैक्ट नंबर 30, फिल्म कुर्बानी फिरोज खान की बाकी फिल्मों का कई मामले में अनुसरण करती है। फिल्म कुर्बानी में फिरोज खान ने राजेश कुमार का किरदार निभाया था, जो बाद में उन्होंने अपने निर्देशन में बनने वाली कुछ फिल्मों में प्रयोग किया, जिनमें शामिल थी 1986 की जाबाज और 1992 की यलगार। उनके निर्देशन में बनने वाली सभी फिल्मों की तरह इसमें भी फिल्म का एक प्रमुख किरदार मारा जाता है, जैसे धर्मात्मा में हेमा मालिनी, कुर्बानी में विनोद खन्ना, जाबाज में श्रीदेवी, दयावान में माधुरी दीक्षित, यलगार में संजय दत्त के किरदार मारे जाते हैं। ये सभी फिल्में अभिनेत्रियों के हॉट सीन के कारण भी काफी विवाद में रहे थे, फिर चाहे वो अपराध में मुमताज का बिकनी सीन हो, चाहे कुर्बानी में जिन्नत का स्विम सूट, या जाबाज में डिम्पल कपाड़िया और दयावान में माधुरी के किसिंग सीन हो। इनमें से ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग विदेशों में की गई थी, जैसे अपराध की जर्मनी में, धर्मात्मा की अफगानिस्तान में और कुर्बानी की लंदन में। तो ये थी धमाकेदार फिल्म कुर्बानी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।